ओके, क्या पढ़ रहे थे? कुछ इधर भी बैठ जाओ, बैलेंस बिगड़ जाएगा। पीछे से ज्यादा अच्छा समझ में आता है कि आगे से? आगे से। पीछे वाले बच्चे पीछे से। हाँ, हर जगह समझ में आता है, या ऑल्टरनेटिवली कहीं से नहीं समझ में आता है ना, एक ये ऑप्शन भी तो रखो, कहीं भी बैठ जाएं। इधर आगे की सीट्स खाली हैं, अगर पीछे किसी बच्चे को लग रहा हो तो यू कैन सिट इन फ्रंट। नो, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले हम लोगों ने एक चार्ट देखा था फाइनेंशियल सिस्टम का। फाइनेंशियल सिस्टम में तीन चीजें थी, क्या क्या? फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट में क्या क्या था? मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। जो शॉर्ट टर्म 1 ईयर से कम वाली मार्केट होती है वो मनी मार्केट होती है, जो लॉन्ग टर्म होती है वो कैपिटल मार्केट होती है। कैपिटल मार्केट फिर किस में डिवाइडेड थी? सिक्योरिटीज मार्केट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग। सिक्योरिटीज मार्केट कौन सी हुई? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जब फर्स्ट टाइम हम शेयर लेते हैं तो वो प्राइमरी मार्केट होती है, और जब ऑलरेडी इशूड शेयर को लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू तो वो सेकेंडरी मार्केट होती है। फिर इंटरमीडियरीज यानी पार्टिसिपेंट्स देखे थे हम लोगों ने, और इंस्ट्रूमेंट्स देखे थे। ठीक है, फिर हम लोगों ने इसी का डिस्क्रिप्शन देखा था, और लास्ट लेक्चर में मेन यहां से स्टार्ट किया था क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स पार्टिसिपेंट्स। क्या होते थे ये बताइए? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, हाँ, ये बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते थे जो बेसिकली लोगों से फंड पूल करते थे और पूलिंग करके ये फर्दर इन्वेस्ट करते थे। ठीक है, जैसे म्यूचुअल फंड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ठीक है, तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की ये एक लिस्ट थी, जिसमें म्यूचुअल फंड भी आ सकते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स भी आते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड्स एक्सेट्रा। ये सब के सब क्या माने जाते हैं? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। यहां तक कोई डाउट? स्टार्ट करें आगे अब। ओके, नेक्स्ट इंटरमीडियरी की बात करते हैं हम लोग, वो होते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जिनको हम लोग एफपीआई कहते हैं। हैज एनीवन एवर हर्ड अबाउट एफपीआई? हैव यू हर्ड अबाउट एफडीआई? एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बजट सुना आज का? किस पे इंक्रीज हुआ एफडीआई? ये नहीं, फिर क्या सुना? हाँ, 100% हुआ, एब्सोल्युटली। किस सेक्टर में होगा? होगा मतलब श्योर नहीं हो, किस सेक्टर में है? किस सेक्टर में? इन्वेस्टमेंट सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई पहले 74% था और अब 100% हो गया। इसका मतलब थोड़ा थोड़ा सुना है। अगर 100% सुना है वर्ड, मतलब सुना है। लाइव सुन रहे थे कि पहली बार समझ में आया ना? हाँ, दैट्स गुड। लाइव नहीं सुना होगा, आई थिंक आपने स्टेटस देखे होंगे, है ना, हाइलाइट्स देखे होंगे। अब अगले साल एक काम करना, लाइव सुनना। लाइव सुनने में, लाइव कर लो, वहां जाना नहीं होगा, घर पे आप लाइव सुन सकते हैं। लाइव सुनने में जो मजा आएगा, दैट वुड बी मोर इंटरेस्टिंग। हाँ बेटा, हिंदी तुमने हिंदी वाला खोला होगा, फिर इंग्लिश नहीं। इनके मत लगाओ आज तक, और इसमें तो वो थोड़ी देर में उनको छोटा करके नीचे लिखने। सीएनबीसी मेन देखो ना, डीडी नेशनल वाला जो मेन ब्रॉडकास्टिंग है अपने इंडिया का, डीडी नेशनल का या एएनआई का होता है। ये एनडीटीवी और ये लोग तो अपना ज्यादा बताने लग जाते हैं, बीच बीच में इधर हाईलाइट आने लग जाती है, तो वो निर्मला जी से फोकस हट जाता है। तो मेन उनकी स्पीच देखा करो डीडी नेशनल में। अगले साल खुद सुनना ना, तो आपको ज्यादा सबसे बेस्ट समझ में तब आएगी जब आप खुद सुनेंगे तो। वो हाँ बिल्कुल, कुछ चैनल्स में तो नीचे सेंसेक्स निफ्टी दिखा रहा था और ऊपर स्पीच चल रही थी कि देखो कैसे चेंजेस हो रहे हैं ऊपर नीचे। एनीवेज, हाँ, तो एफडीआई की बात कर रहे थे, इस पे जरा पहले डिस्कस करते हैं ये एफडीआई और एफपीआई है क्या। व्हाट इज एफडीआई? अच्छा पहले ये बताओ, एफडीआई जो बाहर के लोग यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। देखो ये दो कंट्रीज हैं, ये कंट्री 1 है, ये कंट्री 2 है। ठीक है, दो अलग अलग कंट्री है। अगर एक कंट्री का एक रेसिडेंट या कोई पर्सन किसी दूसरी कंपनी में
शेयर्स लेता है, दूसरी कंट्री के कंपनी में शेयर्स, ठीक है। दो अलग अलग कंट्रीज हैं, दो अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन है। अब एक रेसिडेंट ने, लेट से पीटर है, पीटर, अभी हम इंडिया की बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पीटर ने किसी दूसरी कंट्री की कंपनी का शेयर डायरेक्टली खरीद लिया, ठीक है। यानी जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करती है उसको कहा जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि एफडीआई, ठीक है। अब इंडिया के रिस्पेक्ट में समझो, अगर मान लो ये कंट्री इंडिया है, यानी पीटर ने क्या किया, इंडिया की कंपनी का शेयर एक्वायर कर लिया, ठीक है। तो इंडिया के लिए ये क्या हुआ, एफडीआई हुआ, ओके। इसका पहले पूरा बैकड्रॉप समझना कि ये है क्या। इंडिया में बहुत साल पहले क्या हुआ था, अंग्रेज कैसे आए थे जरा बताओ। कुछ बहुत ज्यादा साल पहले पहुंच गए हम। ट्रेड कैसे आए थे, नाव से आए थे, ट्रेड करने आए थे, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी शायद सबने देखा भी होगा, सुना भी होगा। तो वो इनिशियली ट्रेड करने आए थे, लेकिन ट्रेड करते करते 300 साल तक हमारी कंट्री में उन्होंने राज किया। अब क्या हुआ, जब हमारी कंट्री आजाद हुई, उसके बाद हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी थे, क्योंकि हम लोग डरे हुए थे। हम क्लोज्ड इकोनॉमी थे कि भैया अब हम लोग किसी बाहर वाले को बिजनेस छोड़ो किसी पर्पस के लिए नहीं आने देंगे। फिर धीरे धीरे आपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में पढ़ा होगा, एलपीजी हुआ, क्या, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, अच्छा, क्या हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो सरकार को ये समझ में आया कि भाई क्लोज्ड इकोनॉमी रह के कुछ हो नहीं पाएगा, हमें ग्लोबल तो होना ही पड़ेगा। तब इन्होंने कहा कि ठीक है, हम बाहर वाले लोगों को अलाउ करते हैं कि आप हमारी कंट्री की कंपनीज में आके इन्वेस्ट करिए, जिसको क्या कहा जाता है, एफडीआई। अब हमारे देश के बहुत सारे सेक्टर्स हैं, अलग अलग सेक्टर्स थे, तो उन्होंने इनिशियली क्या किया, धीरे धीरे सेक्टर्स को खोलना शुरू किया। जैसे एफडीआई से एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो आप समझ रहे हैं, शेयर अगर वो ले रहा है इसका मतलब क्या है, ओनरशिप। द बिगेस्ट थिंग इज ओनरशिप। अगर हम कह रहे हैं कि उसने इस कंपनी के 10% शेयर लिए, इसका मतलब वो 10% का मालिक बन गया। और सोचो अगर सारे बाहर के लोगों ने हमारे यहाँ की सारी कंपनीज में 50% से ज्यादा ओनरशिप ले ली, शेयर लेते लेते, तो अल्टीमेटली वही तो हो जाएगा जो इतने साल पहले हुआ। यानी कि हमारे कंट्री की जो कंपनीज है वो डायरेक्टली किसकी ओनरशिप में आ जाएंगी, बाहर की कंट्री से। इसलिए हमारे देश ने क्या किया, इन्होंने एफडीआई पे लिमिट्स लगाए। इसका भी ईसीआईपीएल में चैप्टर भी है। तो एफडीआई में लिमिट्स लगाए और धीरे धीरे इन्होंने लिमिट्स को रिलैक्स करना शुरू किया। जैसे इनिशियली डिफेंस वगैरह वाले सेक्टर में नो एफडीआई वाज अलाउड। उन्होंने कहा भैया ये सेक्टर्स बड़े क्रूशियल सेक्टर्स हैं, इसमें हम एफडीआई अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन जितने कमर्शियल नेचर के थे, जैसे टेलीकॉम हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इसमें इन्होंने एफडीआई अलाउ किया। अब जरा आज की अमेंडमेंट सोचो क्या आई है। पहले इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई 74% थी, अब 100% कर दी है। अब समझ में आई ये अमेंडमेंट। यानी पहले उन्होंने क्या कहा था, सिर्फ 74% तक फॉरेनर्स ओन कर सकते हैं। अब उन्होंने कहा कि हमें कोई डर नहीं है, ठीक है, और ज्यादा बाहर के लोगों का पैसा इंडिया में आना चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा अब 100% एफडीआई इज अलाउड। इसका मतलब इंडिया की एक ऐसी कंपनी जो इंश्योरेंस सेक्टर में होगी, ठीक है, हो सकता है उसका 100% कैपिटल फॉरेन कंपनी का हो, यानी बाहर का पैसा हमारी कंट्री में आ जाएगा कैपिटल के फॉर्म में। दिस इज व्हाट इज नोन एज एफडीआई। लेकिन एफडीआई के रूट में, आई थिंक अमेंडमेंट समझ में आ गई, एफडीआई समझ में आ गया। एफडीआई के रूट में कहीं ना कहीं एक डर तो है ही ओनरशिप का, कि जितना परसेंट भी वो शेयर ले रहे हैं उतनी कहीं ना कहीं ओनरशिप भी जा रही है, ठीक है। तब हमारी कंट्री ने एक नया रूट निकाला जिसको कहा जाता है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में समझना, सेम दो कंट्रीज हैं, इस कंट्री के इंडिविजुअल्स ने क्या किया, डायरेक्टली पैसा लगाने की बजाय एक इंस्टीट्यूशन को पैसा दे दिया। वही सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक इंस्टीट्यूशन को पैसा दे दिया जिसने फंड इकट्ठा कर लिया और इस इंस्टीट्यूशन ने इस कंट्री के अलग अलग जगह पर पैसा लगा दिया, ठीक है। ये जो इंस्टीट्यूशन है जो एक कंट्री के रेसिडेंट्स से फंड्स इकट्ठा करके दूसरी कंट्री के अलग अलग एसेट्स में लगा रहा है, इसको कहा जाता है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एग्जैक्टली, जो पोर्टफोलियो मैनेजर कर रहा था। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब वो एक जगह नहीं लगा रहा, वो अलग अलग जगह लगा रहा है। हो सकता है वो इस कंट्री की म्यूचुअल फंड में लगा दे, हो सकता है वो इस कंट्री की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा दे,
हो सकता है वो इस कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लगा दे। डिफरेंस क्या आ रहा है समझिए, डिफरेंस ये आ रहा है, एक बात बताओ, म्यूचुअल फंड में क्या यूनिट होल्डर्स को कंपनी की ओनरशिप मिलती थी? कंपनी मतलब जिस कंपनी में म्यूचुअल फंड ने लगाया है। हम लोगों ने क्या देखा था म्यूचुअल फंड में, यूनिट होल्डर्स ने पैसा दिया म्यूचुअल फंड को और म्यूचुअल फंड शेयर खरीदेगा कंपनी के, और यूनिट होल्डर को यूनिट मिलता था, शेयर नहीं मिलता था। तो बताओ यूनिट होल्डर्स जो म्यूचुअल फंड के, आज अगर हम किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं तो क्या हमें किसी कंपनी के शेयर की ओनरशिप मिल जाती थी? नो। सिमिलरली ये जो इन्वेस्टर्स हैं, इन इन्वेस्टर्स को इस कंपनी में ओनरशिप राइट नहीं मिलता है। ठीक है, फाइन। अब दोनों मेथड्स में हमको ये बताओ जल्दी रिटर्न किस में मिलता होगा, जल्दी और बेटर रिटर्न, एफडीआई और एफपीआई? एफडीआई और एफपीआई? एफपीआई। सिंपली अगर हम आपसे पूछें म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो या डायरेक्टली रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद रहे हो, किस में रिटर्न ज्यादा होगा? म्यूचुअल फंड। अब बताओ क्यों? एक्सपर्टीज है एंड डाइवर्सिफिकेशन, यही दो रीजन थे, वही दो रीजन तो यहां पे भी आ रहे हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का ये जो फंड मैनेजर होता है ये एक्सपर्ट होता है, ठीक है, और ये एक्सपर्ट अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से दूसरी कंट्री के ऐसे एसेट्स में पैसा लगाता है जहां जल्दी रिटर्न जनरेट हो जाए, बेटर रिटर्न जनरेट हो जाए। ठीक है, पहली बात। और दूसरी चीज, किसी एक शेयर पे नहीं लगा रहा, किसी एक कंपनी पे नहीं लगा रहा, डाइवर्सिफाई कर रहा है। तो बहुत सारे लोग एक कंट्री के होते हैं, जैसे आपने कहा कि हम शेयर में पैसा नहीं लगाना चाहते, हम म्यूचुअल फंड में लगाना चाहते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप कहेंगे हम इंडिया के बाहर लगाना चाहते हैं, लेकिन हम एफडीआई रूट के थ्रू नहीं जाएंगे, हम एफपीआई के थ्रू जाएंगे। ठीक है, अब हमारी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, हमारे देश में बाहर के लोग जो शेयर में पैसा लगाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एफडीआई। लेकिन हमारी सरकार को उसमें डर होता है ओनरशिप लॉस का, तो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने एफपीआई को रिसेंट ईयर्स में बहुत प्रमोट किया। उन्होंने कहा हमें बाहर वालों का पैसा भी चाहिए और हमें ओनरशिप भी नहीं देनी, तो सोचो क्या रास्ता हो सकता है? एफपीआई। इसलिए रिसेंट ईयर्स में अब एफडीआई को कम करके उन्होंने ज्यादा प्रमोशन किया है एफपीआई का, यानी बाहर के लोग हमारे यहाँ पैसा भी लगाएं, हमारे यहाँ बाहर वालों के फंड्स भी आए, लेकिन हमारे यहाँ ओनरशिप लॉस का कोई रिस्क ना हो। ठीक है, तो कुल मिला के देखा जाए, अगर बाहर का कोई पर्सन डायरेक्टली हमारे यहाँ शेयर्स लगा रहा है, शेयर में पैसा लगा रहा है, दैट विल बी एफडीआई। लेकिन अगर बाहर के अलग अलग इन्वेस्टर्स अलग अलग सोर्सेज से पैसा इकट्ठा करके फंड को देते हैं और वो फंड इंडिया के अलग अलग एसेट्स में लगाता है, तो उस रूट को हम लोग क्या कहते हैं? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो आज की तारीख में अगर देखा जाए तो एफपीआई इज अ बेटर ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडिया के लिए। भाई हम लोग तो अपने नजरिए से सोचेंगे, हमारे लिए अच्छा इसलिए है क्योंकि ओनरशिप का लॉस नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा है, क्यों? रिटर्न ज्यादा है, क्विक रिटर्न है। भाई रिलायंस कंपनी की शेयर में आज तुमने पैसा लगाया तो तुम लेके बैठे रहो फिर 10-15 साल तक, तब तुम्हें बढ़िया रिटर्न मिलेगा, ऑब्वियसली इफ यू आर नॉट इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, म्यूचुअल फंड में जब आपको लगे कि हाँ बेटर रिटर्न्स है, आपने इमीडिएटली उसको सेल करके यूनिट्स रिडीम कर ली। सो दिस कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज नोन एज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब बताओ पूरी कहानी समझ में आ गई? ठीक है, फाइन। चलिए देखिए क्या लिखा है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। अच्छा अब एक बात बताओ, ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को इंटरमीडियरी क्यों कहा जा रहा है? देखो हम लोग पढ़ तो पार्टिसिपेंट्स ही रहे ना, एक तरीके के इंटरमीडियरी हुए कि नहीं हुए? क्यों? क्योंकि जैसे ये एएमसी की तरह काम कर रहे हैं। ये इंटरमीडियरी क्यों हुए? इन्होंने फॉरेनर के लोगों से पैसा इकट्ठा किया, फंड बनाया और फिर यहां इन्वेस्ट किया। ओके, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर मीन्स अ पर्सन हु हैज बीन registered under chapter 2 of SEBI foreign portfolio investor regulation which shall be deemed to be an intermediary। इसको क्या माना जाएगा? इंटरमीडियरी। अब इसकी देखो कैटेगरीज होती है, कैटेगरीज ऑफ एफपीआई। कैटेगरीज ऑफ एफपीआई का मतलब बाहर का कौन इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है। अब अगर हम आपको दो ऑप्शन दें, बाहर की गवर्नमेंट पैसा लगा रही है और बाहर की एक अनरेगुलेटेड एंटिटी पैसा लगा रही है। पहले तो बताओ अनरेगुलेटेड एंटिटी का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर हम आपसे कहें हमारे देश के बैंक, बताओ बैंक रेगुलेटेड है कि अनरेगुलेटेड है? रेगुलेटेड है। ठीक है, क्या कौन है उनका रेगुलेटरी अथॉरिटी? आरबीआई। अनरेगुलेटेड एंटिटी लेट से एनी कंपनी, ठीक है, या कोई भी ऐसी एंटिटी जिसके ऊपर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। ओके,
बताओ ज्यादा सेफ एफपीआई क्या होगा, गवर्नमेंट की तरफ से जो आ रहा है या अनरेगुलेटेड से जो आ रहा है? गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है। तो कौन पैसा लगा रहा है उसके हिसाब से इन्होंने इसकी दो कैटेगरीज बांट दी। पहली कैटेगरी में इन्होंने वो लोग रखे हैं जो क्रेडिट वर्दनेस है, जैसे गवर्नमेंट हो गया, रेगुलेटेड एंटिटीज हो गई, जो वहां के रेगुलेटेड लोग हैं, और उनके अलावा जो भी हैं उन सबको किसमें डाल दिया, कैटेगरी 2 एफपीआई। अब सरकार कहती है हम कैटेगरी 1 एफपीआई को ज्यादा बढ़ावा देंगे। एग्जैक्टली जो वहां की रेगुलेटेड एंटिटीज है उनसे जो पैसा आ रहा है हम उसको ज्यादा बढ़ावा देंगे। ठीक है, तो देखो कैटेगरी 1 में कौन कौन हुए, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर्स। अब समझ में आ गया, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर्स मतलब ये इन्वेस्टर कहाँ के हैं, दूसरी कंट्री के। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर्स सच एज सेंट्रल बैंक। बताओ क्या मतलब हुआ, कौन कहां पैसा लगा रहा है, सेंट्रल बैंक कहां का, दूसरी कंट्री का सेंट्रल बैंक हमारे यहाँ पैसा लगा रहा है। आप सोच के देखिए, जैसे हमारे यहाँ का आरबीआई अगर कहीं पैसा लगाए तो ऑथेंटिसिटी ज्यादा होगी कि नहीं होगी। सिमिलरली कह रहे दूसरी कंट्री का सेंट्रल बैंक, वहां की गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉडीज अगर पैसा लगा रही है तो ये सिक्योर्ड एफपीआई माना जाता है और इनको किस कैटेगरी में डाला गया है, कैटेगरी 1। ओके, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर्स सच एज सेंट्रल बैंक, वेल्थ फंड, इंटरनेशनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेट्रा। सेकंड, पेंशन फंड और यूनिवर्सिटी फंड। पेंशन फंड्स समझ गए, पेंशन फंड कैसे इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। पेंशन फंड इज अ टाइप ऑफ क्यूआईबी। कैसे, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड्स, ये सब क्या होता है। अगेन पेंशन कब मिलती है, बाद में, रिटायरमेंट पे। ठीक है, फंड उसका पहले से इकट्ठा कर लिया जाता है। ठीक है, और उस फंड को ये क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट। जो भी एंटिटी फंड इकट्ठा करती है वो कोई भी अपने पास नहीं रखती, वो उसको फर्दर इन्वेस्ट करती है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं बाहर के जो पेंशन फंड है वो ऑब्वियसली रेगुलेटेड होंगे, पेंशन उन्हीं को मिलेगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो होंगे तो वो भी रेगुलेटेड सेक्टर में माने जाएंगे। यूनिवर्सिटी फंड्स, अभी इसमें एक और वर्ड आएगा, एंडोमेंट्स या डोनेशन। ये समझो क्या होता है, ये जो यूनिवर्सिटीज होते हैं या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनको डोनेशंस मिलते हैं ह्यूज अमाउंट में। ठीक है, ये क्या करते हैं, अब इनको मान लो बहुत बड़ा डोनेशन मिला, जैसे सरकार बहुत बहुत दे देती है, तो ये तुरंत तो उसको यूज में लाते नहीं है। अगेन ये क्या करते हैं, उसका फंड बनाएंगे और फंड बना के इन्वेस्ट कर देंगे, तो ये होगा यूनिवर्सिटी फंड्स। ठीक है, और ये भी रेगुलेटेड माने जाते हैं। क्लियर, तो कह रहे हैं जो बाहर के पेंशन फंड्स हैं या यूनिवर्सिटी फंड्स हैं ये भी कैटेगरी 1 में आएंगे। एप्रोप्रिएट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एफपीआई पे। इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इसमें डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, कुछ केस स्टडी बेस्ड कुछ नहीं बनना, क्योंकि सिंपल आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर या व्हाट आर द कैटेगरीज, शॉर्ट नोट है बस इस चैप्टर में सारे। एप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड एंटिटीज, अब आई थिंक ये पॉइंट अपने आप आ गया होगा। एप्रोप्रिएटली regulated entities such as insurance or reinsurance entities, banks etc. ये बताओ क्या हुआ, appropriately regulated entities, बाहर के इंश्योरेंस कंपनी, बाहर के बैंक जो adequately regulated हो, इनके ऊपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो, इनका बोर्ड हो, इनके ऊपर एक्ट लग रहा हो, वो अगर यहां पर पैसा लगाएंगे तो उनको हम लोग क्या मानेंगे, कैटेगरी 1। फोर्थ है एंटिटीज फ्रॉम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मेंबर कंट्री, ये एफएटीएफ होता है। अभी हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ेंगे उसमें और डिटेल में बताएंगे। हर देश के अभी समझ लो, अच्छा फिर पहले मनी लॉन्ड्रिंग में भी कवर्ड है ये। हर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बेसिकली हर देश का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। ठीक है, जब तक सारे देश मिल के डिसाइड नहीं करेंगे तब तक मनी लॉन्ड्रिंग को नहीं रोका जा सकता। इसकी डिटेल बस नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, हर देश ने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसको कहा जाता है एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इन्होंने बना ली है अपनी मेंबर कंट्रीज। ठीक है, इसका मतलब जो जो कंट्री एफएटीएफ की मेंबर होगी उसको एफएटीएफ के रूल्स मानने पड़ेंगे और मनी लॉन्ड्रिंग को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्विस बैंक ने कह दिया था हम नहीं लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, या ऐसे देश जो कहते हैं कि आप अपना ब्लैक मनी ले आइए, हम अकाउंटेबल नहीं है, वो देश होते हैं जो एफएटीएफ के मेंबर नहीं होते, क्योंकि अगर आप एफएटीएफ के मेंबर हैं तो आपको रिकमेंडेशन माननी पड़ेगी। ठीक है, आप बताओ ये पॉइंट क्या हुआ, कौन लगा रहा है एफपीआई में, एंटिटीज फ्रॉम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मेंबर कंट्री, यानी एक ऐसा देश, उसकी एंटिटीज जो एफएटीएफ के मेंबर हो, हम उसको कैटेगरी 1 में डालेंगे। और अगर आप एफएटीएफ के मेंबर नहीं है
और आप यहाँ पैसा लगा रहे हो तो आप कौन सी कैटेगरी में आओगे? कैटेगरी 2 FPI। डिवीजन इसीलिए किया गया कि सरकार ज्यादा बेनिफिट्स कौन सी कैटेगरी को देती होगी? कैटेगरी 1 को। अब देखिए आगे लिखा है एंटिटीज फ्रॉम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मेंबर कंट्रीज। इसमें कौन कौन होगा? उन कंट्रीज के रेगुलेटेड फंड्स, ठीक है, जो कंट्री FATF के मेंबर हैं उनके रेगुलेटेड फंड या फिर उनके अनरेगुलेटेड फंड बट हुज इन्वेस्टमेंट मैनेजर इज एप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड। ये बात समझ में आई है? उनका जो फंड है भले ही वो रेगुलेटेड ना हो, लेकिन उनका जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है वो अगर रेगुलेटेड है तो भी हम उसको कैटेगरी 1 में ही मान लेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आप देखो तो इन सारे पॉइंट्स में रेगुलेटेड एंटिटीज, गवर्नमेंट एंटिटीज सिर्फ वही आ रहे हैं जो वेल रिकॉग्नाइज्ड हैं। उन सब को क्लासिफाई करके किस कैटेगरी में डाल दिया? कैटेगरी 1। इज दिस क्लियर नाउ? ठीक है। और कैटेगरी 2 में देखो बचे हुए हो गए कह रहे कैटेगरी 2 FPI इंक्लूड ऑल द इन्वेस्टर्स नॉट एलिजिबल अंडर कैटेगरी 1। तो जो कैटेगरी 1 में नहीं आएंगे वो सब किस में आ जाएंगे? कैटेगरी 2 में। तो देखो कह रहे एप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड फंड बट हु आर नॉट एलिजिबल एज कैटेगरी 1। आप रेगुलेटेड हो लेकिन अगर आप कैटेगरी 1 की लिस्ट में नहीं आ रहे हो तो आप किस में फॉल हो जाओगे? कैटेगरी 2 में। ये देखो ये हम बता रहे थे एंडोमेंट फंड्स, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट बॉडी। अब बताओ कॉर्पोरेट बॉडी का मतलब क्या हुआ? कोई नॉर्मल कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है बाहर की, वो यहाँ पर पैसा लगाने वाली है तो उसको हम लोग किस कैटेगरी में डालेंगे? कैटेगरी 2 में। फैमिली ऑफिसेस, यही जो बड़े बिजनेस हाउसेस होते हैं, ठीक है, ये अगर पैसा लगा रहे हैं। इंडिविजुअल समझ गए? पीटर, बाहर का पीटर यहाँ पैसा लगा रहा है, ठीक है। अब वो रेगुलेटेड तो है नहीं, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? कैटेगरी 2 में। अब क्लियर है FPI, ठीक है। तो जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री में फंड्स लगा रही है कॉमन पूल करके, उसको हम लोग कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जिनकी 2 कैटेगरीज डिवाइड करी है। जो रेगुलेटेड या गवर्नमेंट एंटिटीज हैं वो कैटेगरी 1 में आएंगे एंड रिमेनिंग कैटेगरी 2 में आएंगे। एनी डाउट? समझ आ गया? आगे बढ़े। ओके, 2 पढ़ लिए पार्टिसिपेंट्स हम लोग ने, कौन कौन से? पहला कौन सा था? QIB और दूसरा कौन सा था? FPI। ये कोई लिंक नहीं चल रहा, आपको समझ में आ रहा है ना? कोई लिंक नहीं है, कोई एक्ट नहीं है, ये सिर्फ वर्ड्स हैं और उनको डिफाइन किया जा रहा है ये कौन कौन लोग हैं। ओके, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स की बात करते हैं नाउ। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की बात समझिएगा। ये कह रहे हैं अगेन एक फंड का मतलब ही यही हुआ कि हमने पैसा बहुत सारे लोगों से कलेक्ट किया, ठीक है, और उसको कहीं ना कहीं लगाया। अब ये कह रहे हैं मान लीजिए आज हमने आपसे कहा कि आप सब लोग घर से कुछ कुछ पैसा लाओ, 100 रुपए लाओ, फंड दो और हमें दे दो, और हम उसको इन्वेस्ट करेंगे और 1 हफ्ते में डबल करके दे देंगे। करेंगे ऐसा? 100 रुपए तो मांग रहे हैं, करके देखो। पहले तो एक बात बताओ, अगर हमने आपसे कहा हम आपसे 100 रुपए लेंगे, उसको लगाएंगे या जो भी करेंगे और 1 हफ्ते में हम रिटर्न करके देंगे, क्या हम म्यूचुअल फंड है? क्या हम म्यूचुअल फंड है? नो। क्यों? हाँ, पहली बात तो हमारा ना कोई AMC है, ना हमारा कोई स्पॉन्सर है, ना हमारा कोई कस्टोडियन है, हमारा कोई ऐसा स्ट्रक्चर तो है नहीं। दूसरी चीज, हम तो ये भी नहीं कह रहे कि मार्केट में ही लगाएंगे, हम तो कहीं भी लगा सकते, हम तो कह रहे हम डबल करके देंगे, ठीक है, हो सकता है नोट छाप के दे दें। तो प्रॉब्लम ये आ रही थी, सेबी ने कहा कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं, उन्होंने एक म्यूचुअल फंड बना दिया, ठीक है, म्यूचुअल फंड की रेगुलेशन बना दी। उन्होंने कहा लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, फंड बनाते हैं, अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं, रिटर्न आता है वो उनको दे देते हैं, लेकिन वो म्यूचुअल फंड नहीं है। क्योंकि म्यूचुअल फंड होने के लिए आपको म्यूचुअल फंड रेगुलेशन के क्राइटेरिया में आना पड़ेगा। अब कह रहे हैं देखा जाए तो वो लोग जो म्यूचुअल फंड नहीं है लेकिन काम यही कर रहे हैं, वो तो अनरेगुलेटेड रह गए। अनरेगुलेटेड समझ गए? हमने आपसे कहा 100 रुपए लाओ हमने उसका फंड बनाया, हमने कहा अच्छी जगह लगाएंगे, अच्छा आपको हम पे भरोसा भी था, है हाँ, नहीं निकल रहा किसी को ज्यादा, है ना? तो हमने कहा 1 हफ्ते बाद डबल करके देंगे, हमने आपका पैसा ले लिया। क्या हम म्यूचुअल फंड है? हम म्यूचुअल फंड है नहीं। क्या मेरे ऊपर म्यूचुअल फंड रेगुलेशन लग रही? नहीं लग रही। अब वही हुआ जिसका डर था, हम भाग गए। क्या आप सेबी के पास जाओगे? क्यों? रेगुलेटेड नहीं था। बात समझ में आई? प्रॉब्लम क्या होती है जब ये रेगुलेटेड ही नहीं है, जब इसके ऊपर सेबी ही नहीं है, मेरा सेबी से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप सेबी के पास रोते हुए नहीं जा सकते।
तो सेबी को समझ में आया कि भैया आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, लोगों से पैसा लेते हैं, फंड बनाते, इन्वेस्ट करते, रिटर्न देते हैं, बट दे आर नॉट रेगुलेटेड, और जो म्यूचुअल फंड नहीं है। तो उन्होंने एक सिंपल रूल, एक सिंपल रेगुलेशन बनाई। उन्होंने कहा हर इस तरीके का फंड जो किसी और रेगुलेशन में नहीं आ रहा, उसको हम ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड नाम का दे देंगे और उसकी रेगुलेशन बना देंगे। समझ में आया क्या हुआ? चिट फंड की भी अपनी रेगुलेशन है, चिट फंड रूल्स अलग है, चिट फंड का एक्ट अलग है। अभी देखना इसमें सब कवर होंगे। जिस भी चीज का खुद का रेगुलेशन है उसके ऊपर वो रेगुलेशन लगेगा। जैसे अगर यही काम म्यूचुअल फंड कर रहा है तो उसके ऊपर म्यूचुअल फंड रेगुलेशन लगेगा। यही काम अगर इंश्योरेंस कंपनी कर रही है तो उसके ऊपर भी IRDA लगता है। जिसका भी खुद का रेगुलेशन है, सेबी ने कहा उसके ऊपर तो रेगुलेशन लगेगा, लेकिन अगर आप बाय डिफॉल्ट इसी रेगुलेशन में नहीं आ रहे हो तो भी हम आपको नहीं छोड़ेंगे, तो आपके ऊपर AIF लग जाएगा, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ही कुछ ऐसी है, ये नहीं बताएंगे AIF क्या है, ये बताएंगे कि ये सब AIF नहीं है और इनको छोड़ के जो बचा वो AIF हो। व्हाट द पॉइंट? चलो देखते हैं। Alternative investment fund are defined under regulation 21B. It refers to any privately pooled investment fund. Privately pooled समझ गए? अब अगर हम आपसे कह रहे 100 रुपए इकट्ठा करके हमको दो, तो ये प्राइवेट पूल ही है। अच्छा, हमने आपसे कहा 100 रुपए इकट्ठा करो हमको, तो एक काम करते हैं, हम किसी कंपनी में लगा देते हैं या हम किसी कंपनी को खरीद लेते हैं। नाउ अगर हम कंपनी को खरीदने की बात करें, कंपनी के शेयर खरीदने की बात नहीं कर रहे, तो क्या ये म्यूचुअल फंड हुआ? नो। समझ में आया? कह रहे हैं इट रेफर्स टू एनी प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड वेदर फ्रॉम इंडियन और फॉरेन सोर्सेज। हमने 100 रुपए आप ही से नहीं इकट्ठा करे, पीटर से भी मंगा लिए। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट और अ कंपनी। हो सकता है इसके लिए हमने ट्रस्ट बनाया हो सकता है इसके लिए हमने कंपनी बनाई हो। अगली लाइन वेरी इंपॉर्टेंट देखो, विच आर नॉट प्रेजेंटली कवर्ड बाय एनी रेगुलेशन ऑफ सेबी। यानी आप लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, कहीं ना कहीं लगाते हैं और रिटर्न देते हैं, लेकिन आप सेबी की नजरों में अभी तक नहीं आए हैं। ठीक है, like regulations governing mutual fund, CIS etc. nor coming under direct regulation of any other sectoral regulator. ना ही आप सेबी के अंदर आते हैं, ना ही आप किसी सेक्टोरल रेगुलेटर के अंदर आते हैं। बताओ IRDA क्या हुआ? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। PFRDA क्या हुआ? प्रोविडेंट फंड पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। RBI तो पता ही होगा, बैंक्स। यानी आप बैंक है, बैंक भी लोगों से देखो, टेक्निकली तो बैंक भी वही कर रहा है, लोगों से पैसा लेता है, इन्वेस्ट करता है, फिर रिटर्न दे देता है। ठीक है, इंश्योरेंस भी वही कर रहा है, और ये सेबी के अंडर भी नहीं आते, लेकिन इनका खुद का रेगुलेशन है। तो कुल मिला के एक ऐसी एंटिटी जो ना सेबी के अंडर आ रही है, जिसका खुद का ना कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जिसका कोई नहीं है, उसका AIF है। उसके लिए सेबी ने क्या बना दिया? AIF रेगुलेशन। Hence in India, AIFs are private fund which are otherwise not coming under the jurisdiction of any regulatory agency in India. Clear है concept? ठीक है? According to AIF regulation, alternative investment fund means any fund established or incorporated in India in the form of a trust or company which is a privately pooled investment vehicle which collect funds from investor for investing it in accordance with defined investment policy. वही डेफिनेशन है। फर्स्ट पॉइंट ये आ जाता है प्राइवेटली पूल्ड है, कहां से लिया है? इंडियन इन्वेस्टर या बाहर के इन्वेस्टर से। और सेकंड पॉइंट, इज नॉट कवर्ड अंडर सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन, CIS रेगुलेशन और एनी अदर रेगुलेशन। ठीक है, तो टेक्निकली देखा जाए तो ये नहीं बताया है क्या, बस ये बताया प्राइवेटली पूल्ड है और किसी रेगुलेशन में नहीं आ रहा है। और यहां देखो क्या लिखा है, ये पढ़ो, ये लिस्ट जो दी है किस चीज की है? ये AIF है। ये AIF माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? क्यों नहीं माने जाएंगे? अरे वो तो ठीक है, खैर इसलिए नहीं माने जाएंगे क्योंकि शैल नॉट लिखा है, ये तो ठीक है। इसलिए नहीं माने जाएंगे क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, इन सबका कोई ना कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है। फैमिली ट्रस्ट, ISOP, ये सब कंपनीज एक्ट के अंडर आता है। ठीक है, एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्ट होते हैं, उनके ऊपर लगते हैं। होल्डिंग कंपनीज भी कंपनीज एक्ट का है। फंड मैनेजर, स्पेशल पर्पस व्हीकल या एनी सच पूल ऑफ फंड विच इज डायरेक्टली रेगुलेटेड बाय एनी अदर रेगुलेटर इन इंडिया। तो जिसके ऊपर भी कोई और रेगुलेटर लग रहा है वो ये नहीं माना जाएगा।
एनी डाउट? ठीक है। अब बात आती है ये है क्या, फिर बचा क्या? ये क्वेश्चन आया आपके माइंड में कि आपको लगा रहने दो ठीक ही है, क्या ही करना दिमाग लगा के? कौन आता है इसमें? 10 देखो, द डेफिनेशन ऑफ AIF इंक्लूड, बताओ इसमें से आपने किसी का नाम सुना है? वेंचर कैपिटल फंड, हेज फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड, कमोडिटी फंड, डेट फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक्सेट्रा। सुना है किसी का नाम इसमें से? क्या सुना है? अच्छा, हेज फंड सुना है। म्यूचुअल फंड में ही सुना था जो हेज फंड। देखो इसकी 3 कैटेगरीज होती है और देखते हैं ये क्या होते हैं। 3 कैटेगरी होती है। कैटेगरी 1 इज वेंचर कैपिटल फंड, SME फंड, इंफ्रा फंड एक्सेट्रा। वेंचर कैपिटल फंड अभी समझते हैं, गेस करो SME फंड कहां लगाता होगा? आप समझे, हमने एक फंड बनाया, हमने आप सबसे पैसा इकट्ठा किया, प्राइवेटली पूल किया और उसको SMEs में लगा दिया। अब बताओ क्या ये म्यूचुअल फंड है? और ये किसी और रेगुलेटर में भी कवर्ड नहीं हो रहा, इसलिए ये क्या माना जाएगा? ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। इंफ्रा फंड कहां लगा रहा होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। ठीक है। सेकंड कैटेगरी में आते हैं प्राइवेट इक्विटी फंड और डेट फंड। प्राइवेट इक्विटी फंड का सिंपल मतलब, हमने आप लोगों से पैसा इकट्ठा किया और किसी प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट करने का मतलब समझ रहे हो? प्राइवेट कंपनी को खरीद लिया या प्राइवेट कंपनी में एक मेजॉरिटी पैसा लगा दिया। ठीक है, इंक्लूडिंग डेट फंड्स। और तीसरी कैटेगरी आती है हेज फंड्स की। इन तीनों में हमको बता सकते हो सरकार सबसे ज्यादा सपोर्ट किसको करती होगी? कैटेगरी 1, 2 की 3? 1। क्यों? क्योंकि वो कहां पैसा लगा रहे हैं, उनके एरिया देखो, SMEs में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। और वेंचर कैपिटल फंड कुछ कुछ वही है जिसको आप प्यार से स्टार्टअप्स बुलाते हो। वेंचर कैपिटल समझ गए? न्यू वेंचर्स में पैसा लगा। ठीक है। देखिए, कैटेगरी 1 विच इन्वेस्ट इन स्टार्टअप और अर्ली स्टेट वेंचर्स और सोशल वेंचर। ये जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं ये कैसे बनते हैं? ये स्टार्टअप्स में जो ओनर होते हैं, ठीक है, इनके पास सिर्फ आइडिया होता है, पैसा नहीं होता। स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट ही यही है। कैन यू नेम सम ऑफ द स्टार्टअप्स? सबसे पहले ओयो। अच्छा, जोमैटो, वही तो हमें लगा कि कॉमन वालों की जगह ओयो सबसे पहले कैसे। अच्छा, और चलो ओयो भी है, हाँ ओयो भी है, जोमैटो है, और अरे जोमैटो है तो और भी बताओ, जोमैटो के भाई बहन। स्विगी भी है, और ओके, और ओके, जीरोधा भी ओके। उबर ओला भूल गए? सबसे ज्यादा ओला उबर तो यूज करते हो। ये सब के सब क्या है? स्टार्टअप। अब इनके अगर आप ओनर पे ध्यान दें, जो इनके फाउंडर्स होते हैं, वो एक्चुअली IIT इंजीनियर्स टाइप के होते हैं ज्यादातर के। पैसा नहीं होता, आइडिया होता है। फिर ये अपना आइडिया लेके जाते हैं किसी के पास, ठीक है, और अगर उनको वो आइडिया पसंद आता है तो वो इनके इस बिजनेस पे पैसा लगाते हैं। दिस इज व्हाट इज नोन एज वेंचर कैपिटल। कुछ याद आ रहा है आपको इस कॉन्सेप्ट से? शार्क टैंक। शार्क टैंक याद आना चाहिए। अभी हम लोग और स्पेसिफिकली बात करेंगे कि शार्क टैंक में है क्या। कितने लोगों ने पहले भी तो शार्क टैंक देखा है कभी ना कभी? और कितने लोगों को लग रहा है कि मछलियों की बात अचानक क्यों होने लग गई? कैपिटल मार्केट से कहां शार्क आर्क और टैंक गैंग में कहां पहुंच गए? सबको पता है कॉन्सेप्ट, सबने देखा है, सबने देखा है ना? अच्छा, जब आप वो देखते हैं शार्क टैंक, या लेटेस्ट देखा हो या कभी भी देखा हो, तो आई थिंक आपको समझ वहां तक आता होगा जब तक वो प्रोडक्ट दिखाते हैं, और जहां वो फाइनेंशियल्स की बात शुरू करते हैं तब आपको थोड़ा थोड़ा, है ना, कम समझ में आने लग जाता है। जबकि आपको पता है आपका एरिया क्या है, वहीं से जहां से फाइनेंशियल शुरू होता है। प्रोडक्ट, आपको मजे आते हैं प्रोडक्ट में, अरे वाह, ठीक है, और जहां वो ROI और इन्वेस्टमेंट और उनकी बात करते हैं तो आपको लगता है अब तो बाउंस होने लग गया। इसीलिए कहा जाता है FM दिमाग लगा के पढ़ लो, वो पूरी FM ही है, ठीक है। एनीवेज, तो ये कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज वेंचर कैपिटल। आपको पता है टाटा कंपनी, रतन टाटा सबसे बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट माने जाते हैं, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि हम तो हर चीज में है ही, नमक से लगा के स्टील तक, ठीक है। अब हम खुद कोई नया बिजनेस नहीं करेंगे, तुम लोग करो, पैसा हम लगाएंगे। तो जितने भी बड़े स्टार्टअप्स हैं, दे हैव फंडिंग। बायजूस में यही तो हुआ, फंडिंग पहले ले लेते हैं, फिर अगर आप रिटर्न नहीं दे पाओगे तो अल्टीमेटली कोलैप्स, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, या तो ये चल जाते हैं, अब ये रिस्क है, पूरा 100% रिस्क है, या तो आपका वो आइडिया चल जाएगा या तो नहीं चलेगा। अब जिसने सोचो पहली बार ओला या उबर की बात करी होगी कि टैक्सी घर पे आएगी, हो सकता है किसी ने मजाक में भी ले लियो, अरे वो जरूरत ही क्या है, ऐसे तो रिक्शे वाले को बुला लो। आपके दिमाग में भी ऐसे आइडिया कभी कभी आते होंगे,
आते हैं कि नहीं आते हैं, है ना, ऐसा कुछ यूनिक सा आता होगा, लेकिन पैसे तो है ही नहीं आपके पास, छोड़ो हटाओ, ठीक है, आपका आइडिया भी कोई नहीं सुनता। हाँ, अगर आप कभी ऐसे आते अरे मेरे पास एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया, तो घर वाले तो सबसे पहले किनारे हो जाओ तुम तो। हाँ हाँ, पहले पढ़ लो, एग्जैक्टली यही चीज आती है, ठीक है। तो द थिंग इज दैट जिसने पहली बार सोचा होगा उसको भी लगा होगा कि अरे आप घर से ऑर्डर करो और रेस्टोरेंट वाला पर्सन वो आपको घर पे आके दे जाएगा, तो सबसे पहले यही आता है, उसमें क्या हम खुद ही जाके नहीं ले आएंगे, हम उस चीज के चार्जेस क्यों देंगे। आप सोचो फर्स्ट इंस्टेंस पे जब ये आइडिया आया होगा, बट आज आप देखो तो आधे से ज्यादा इंडस्ट्री उसी पे चल रही है, बगल बगल की शॉप से। हाँ, लोग मंगाते हैं स्विगी जोमेटो से, हमको तो लगता है कभी कभी वो बोलते हैं अरे उतर के ले आओ, हमसे मंगाने की क्या जरूरत थी, ठीक है। तो वो जो भी चार्जेस वार्जेस लगाते हैं वो सब साइड हो गया, नाउ कन्वीनियंस इज द फर्स्ट फैक्टर, रीजन बीइंग स्टार्टअप चल गया। लेकिन यही सोचो अगर उन्होंने फंडिंग करी होती और स्टार्टअप ना चलता, बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे जो फेल भी होते हैं, ज्यादा फेल हो जाते हैं, आपको दिखते वो हैं जो चल जाते हैं, ठीक है, जो फेल हो गए उसमें पूरा का पूरा पैसा डूब गया। ये रिस्क वेंचर कैपिटल ही लेता है। अब वेंचर कैपिटल या तो अपना खुद का पैसा लगाता है और या तो पूलिंग करता है, मतलब समझे, हमने आपसे कहा फिर वही बात समझो, 100 रुपए दो, हम आपका पैसा लगाएंगे स्टार्टअप्स में, न्यू वेंचर्स में, ठीक है। अब अगर हमने आपका पैसा इकट्ठा करके एक फंड बनाया और उस फंड को हमने वेंचर्स में लगाया, दिस इज व्हाट इज वेंचर कैपिटल फंड, ठीक है। और अगर एक इंडिविजुअल पर्सन, आप अपना आइडिया, जो आपका आइडिया कोई नहीं सुन रहा था, आप हमारे पास लेके आए, ठीक है, और हमने कहा कि नहीं हमें तुम्हारा आइडिया पसंद आया, हम खुद का पैसा उसमें लगाएंगे, वो भी एक कैटेगरी इसी की होती है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की ही, लेकिन उनको हम लोग कहते हैं एंजल इन्वेस्टर। एंजल समझते हो कौन होता है? हिंदी में बताओ एंजल कौन होती है? हाँ, होती है, होता है, फरिश्ता, है ना। बेसिकली आपकी लाइफ में वो इंसान फरिश्ता बन के आया, उसने आपके आइडिया को पसंद किया और आपके आइडिया पे बेस करके उसने पैसा लगा दिया, दैट इज व्हाट इज एंजल इन्वेस्टर। सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेंचर कैपिटल एंड एंजल इन्वेस्टर इज कि एंजल इन्वेस्टर अपना खुद का पैसा लगाता है और वेंचर कैपिटलिस्ट फंड बनाता है। वेंचर कैपिटलिस्ट की बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो काम ही यही करती है, पैसा इकट्ठा करती है, पूल करके वेंचर्स में लगाती है। एंजल इन्वेस्टर अपना लगाता है, एंड शार्क टैंक इज एंजल इन्वेस्टर बेस्ड, वो अपना लगाते हैं, ठीक है, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस। तो वो लोगों का नहीं लगा के लगाते, वो अपना पैसा लगाते हैं। सो दे आर एक्टिंग एज एंजल इन्वेस्टर, दे इन्वेस्ट द अमाउंट इन रिटर्न ऑफ इक्विटी, कि तुम हमें इतना % इक्विटी दो और बदले में हम तुम्हें फंड्स दे देंगे। सो दिस इज द फुल कॉन्सेप्ट। अब देखा जाए तो जैसे हमने वेंचर कैपिटल फंड की बात करी, हमने आपसे कहा आप लोग हमें 100 रुपए दो, हम एक वेंचर में पैसा लगाएंगे, एक दुकान है समोसे की, वेंचर है, ठीक है, उसमें हम पैसा लगाएंगे, ठीक है, और मान लीजिए आपका पैसा डूब गया, समोसा नहीं समझ आया, डूब गया, क्या आप सेबी के पास जा सकते थे? पहले नहीं जा सकते थे, ठीक है, नहीं चला समोसा, नहीं अच्छा बना रहा था, ठीक है, डूब गया, आप सेबी के पास नहीं जा सकते थे, लेकिन अब वो किसमें कवर्ड होगा? AIF रेगुलेशंस। समझ में आया? दिस इज नॉट म्यूचुअल फंड, दिस इज व्हाट? ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जिसकी कैटेगरी है वेंचर कैपिटल फंड। तो ये स्टार्टअप्स में पैसा लगा रहे हैं। आप ये देख रहे हो हमारे देश में पैसा लगाने के ऑप्शंस कितने हैं, कहां कहां पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात देखो, कह रही होना चाहिए पैसा इसके लिए। चलिए, आपको पता है जितने बड़े लोग हैं, टाटा और इनकी जो बात करें ना, अब इन लोग ने नए बिजनेस में दिमाग लगाना बंद कर दिया। इनफैक्ट आपको पता है ये लोग क्या करते हैं, अभी कुछ दिन पहले आई वाज सीइंग इन द न्यूज़पेपर, ये लोग ना इसके ड्राइव निकालते हैं जिसमें आइडिया सेल होते हैं। आपको पता है इसके सेमिनार्स होते हैं, इसके सेशंस होते हैं टू सेल योर आइडिया, और इसमें स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 5th आर इनवाइटेड। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, आपको पता है, जिनके पास ब्रिलियंट आइडियाज होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं पता है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके पास पैसा है, अब ये कह रहे हैं जो दिमाग भी हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि ज्यादातर उनके पास दिमाग होता है, इनके पास पैसा नहीं है। हाँ, अब हम कैसे बोलेंगे नहीं, ऑन जोक्स अपार्ट, बट बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास आइडियाज बहुत अच्छे, बट क्योंकि फंड्स नहीं है तो दे कैन नॉट स्टार्ट अ बिजनेस। तो ये कंपनीज पता है क्या करते हैं, ये सेमिनार्स होल्ड करते हैं और ये कहते हैं आइडिया सेल करने का कंपटीशन है। अब आप लोग अपने आइडियाज लेकर आओ, ठीक है। सोचो 5th और 6th क्लास का बच्चा तो वैसे भी बिजनेस नहीं शुरू करने वाला है, उसको क्या समझ में आता है
कि हम इनके इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, हम अपना आइडिया सेल करेंगे। उस कंपनी का सोचो उसको कितने न्यू आइडियाज मिल गए, और किसी ना किसी एक आइडिया, वो क्या करेंगे, 1 लाख का कैश प्राइज दे दिया मान लो, बहुत छोटा अमाउंट है। अगर वो आइडिया आपको समझ आ गया और वो चल गया तो आप उससे 1000 करोड़ कमा लोगे। और उस पर्सन का जिसका आइडिया था वो तो कुछ भी नहीं बचा, वो तो बेच दिया ना उसने अपना आइडिया। तो बहुत सारे आजकल ऐसे कंपटीशन बनते स्कूल्स में होते हैं कि आपके जो भी इनोवेटिव आइडियाज हैं आप सेल करिए, बदले में कैश प्राइज। अच्छा, बच्चे को लग रहा है वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और बिजनेस को सोचो दिमाग उसने क्या लगा लिया, आइडिया तुम तो बिजनेस हम चला देंगे। सो नाउअडेज आइडियाज आर सेलिंग। अब आपको ये लग रहा है हमारे पास भी एक लिस्ट है, हमको किसी ने बताया नहीं, 1-1 लाख रुक करके ऐसे ही कमा लेते। न्यूज़पेपर देखो ऐसे बहुत निकलते हैं, अभी लेटेस्ट भी निकला था किसी कंपनी का। चलो, कैटेगरी 1 विच इन्वेस्ट इन स्टार्टअप और अर्ली स्टेज वेंचर्स और सोशल वेंचर्स और एसएमईज और इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर सेक्टर्स और एरियाज विच गवर्नमेंट और रेगुलेटर कंसिडर एज सोशली और इकोनॉमिकली डिजायरेबल। ये वहां पैसा लगाते हैं जो डिजायरेबल एरियाज होते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट जो सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है वो किसको करती है, कैटेगरी 1 AIF को। इसी तरह कैटेगरी 2 विच डू नॉट फॉल इन कैटेगरी 1 and 3, ये सही डेफिनेशन है, कह रहे कैटेगरी 2 में वो आएंगे जो 1 और 3 में नहीं होते। विच डज नॉट अंडरटेक लेवरेज और बोरोइंग other than as permitted in these regulation, alternative investment funds such as private equity fund, debt fund, for which no specific incentives or concession given by the government. कैटेगरी 2 के लिए भी सरकार आपको कोई कंसेशन नहीं देती, और कैटेगरी 3 के लिए तो बिल्कुल नहीं देगी, क्योंकि कैटेगरी 3 वाले देखो सिर्फ कहाँ लगाते हैं, लेवरेज में या हेजिंग में। मतलब समझे, हमने आप लोग से पैसा लिया, फंड इकट्ठा किया और हमने कहा इसको मार्केट में लगाएंगे, जो सस्ता होगा खरीद लेंगे, जो महंगा होगा बेच देंगे, हाईली रिस्की, ठीक है। लेकिन जो पैसा लगा रहे हैं वो हाई रिस्क हाई रिटर्न पे भरोसा रखते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज हो गए, किसमें आ गए, AIF में। वैसे हेज फंड्स में, अच्छा ये बताओ, हेज फंड म्यूचुअल फंड में भी तो था, तो फिर अनरेगुलेटेड क्यों हुआ? अगर आप म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर लेके हेज फंड में लगा रहे हो, मतलब आपका स्पॉन्सर है और AMC है और आप उसके रेगुलेशन फॉलो कर रहे हो और फिर आप हेजिंग में लगा रहे हो, देन यू आर हेज फंड अंडर म्यूचुअल फंड, रेगुलेटेड अंडर म्यूचुअल फंड रेगुलेशन। लेकिन अगर आप सिंपली पैसा इकट्ठा कर रहे हो और मार्केट में लगा रहे हो, नॉट हैविंग द स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड, देन यू विल बी कवर्ड अंडर AIF। आई होप नाउ इट इज वेरी क्लियर, ठीक है। उसी को ही देखो आगे डिस्क्राइब किया है, वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल इज वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव फाइनेंसिंग रिसोर्स फॉर अ कंपनी in which, अब देखो कुछ कुछ देखा हुआ लगेगा आपको, सुना हुआ, promoter has to give up some level of ownership and control of the business in exchange for a capital for a limited period, say 3 to 5 years. अच्छा, what is the difference between a startup and a new business? जैसे अभी हमने आपको बोला हमने समोसे की नई दुकान खोली है, ये स्टार्टअप है क्यों? हमने तो अभी स्टार्टअप किया है। इनोवेशन, जो एक वर्ड आप ढूंढ रहे हो, बोल पा नहीं रहे हो, हाँ, क्रिएटिविटी या इनोवेशन। शार्क टैंक में ये चीज नोटिस करी आपने, जो भी वहां पर आता है भले उनका प्रोडक्ट हो कुछ भी, लेकिन उसमें इनोवेशन का एलिमेंट जरूर होता है। दैट इज वाई दे विल बी, उसकी डेफिनेशन ही यही है स्टार्टअप की। जब तक उसमें, अब आप कह रहे हमने नया ठेला लगा लिया बताशे का, ये हमारा स्टार्टअप, ये थोड़ी स्टार्टअप माना है, वो तो है ही ऑलरेडी बिजनेस, ठीक है। लेकिन कुछ नई इनोवेशन कर दिया आपने उसमें, then maybe it can be categorized as a startup. तो ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो पैसा लगा रहे हैं स्टार्टअप्स में, ठीक है। और एक तरीका हो गया, हम स्टार्टअप में नहीं नॉर्मल बिजनेस में पैसा लगा दिया, ये भी तो इन्वेस्टमेंट ही हुआ, ठीक है। बट वेंचर कैपिटलिस्ट एंड एंजल इन्वेस्टर्स दे जनरली इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स, ओके। वेंचर कैपिटल इज जनरली इक्विटी इन्वेस्टमेंट मेड बाय वेंचर कैपिटल फंड। अब देखो ये क्या है, कहने से फंड बनता है, वेंचर कैपिटल फंड at an early stage in privately held company। बताओ इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो ये बताओ, at early stage मतलब स्टार्टिंग में ही लगा रहे हैं, सीड कैपिटल वी कैन से। इन प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज मतलब कोई इंडिविजुअली चला रहा है, हमारा छोटा सा बिजनेस हमने अभी अभी शुरू किया है, मेरी इंडिविजुअल कंपनी थी, ठीक है, उसमें पैसा लगाते हैं। हैविंग पोटेंशियल टू प्रोवाइड अ हाई रेट ऑफ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। It is a resource for supporting innovation, knowledge-based ideas and technology and human capital intensive enterprises.
आई होप नो डाउट, वेंचर कैपिटल क्लियर है सबको, ठीक है। वेंचर कैपिटल किसमें हुआ, कैटेगरी 1 AIF। अब नेक्स्ट आओ प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट इक्विटी सिंपल हुआ, किसी भी कंपनी में पैसा लगा देना। हमने किसी कंपनी के शेयर ले लिए, किसी कंपनी के मेजॉरिटी शेयर ले लिए, दैट इज व्हाट इज प्राइवेट इक्विटी। Private equity is a type of equity and one of the asset classes who take securities and debt in operating companies that are not publicly traded on a stock exchange। बताओ क्या हुआ ये? हाँ, हम उस कंपनी का शेयर नहीं ले रहे हैं जो लिस्टेड है, पब्लिकली अवेलेबल है। एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी थी, हमने उस प्राइवेट कंपनी के मेजॉरिटी शेयर ले लिए, या उस प्राइवेट कंपनी में मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट कर दी, तो वो प्राइवेट कंपनी हमने ले ली। दैट इज व्हाट इज प्राइवेट इक्विटी। Private equity is essentially a way to invest in some assets that is not publicly traded, or to invest in a publicly traded asset with the intention of taking it private. Who can explain me this line? अब लाइन आपने पढ़ी हो तो आपको पता हो which line? With the intention of taking, कह रहे हैं invest in a publicly traded asset with the intention of taking it private. हाँ, कह रहे उसके शेयर पहले पब्लिक के पास थे लेकिन हमने मेजॉरिटी ले लिया, अब वो पब्लिक से क्या हो गई, प्राइवेट। ठीक है, एज अ सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल प्राइवेट इक्विटी। अच्छा, कौन करता होगा ऐसे कि किसी कंपनी में, हाँ किसी कंपनी में अगर आप कहें तुम्हारी कंपनी हम खरीद लेंगे, कंपनी कौन, आप खरीद सकते कोई कंपनी? हाँ, कंपनी खरीदेंगे वही जिनकी खुद नेटवर्थ बहुत हाई होगी, जो खुद अमीर लोग होंगे। और ऐसे बड़े बड़े अमीर लोगों को हमारी कैपिटल मार्केट में कहा जाता है HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ठीक है, फर्म्स दैट परचेज स्टेक इन प्राइवेट कंपनी एंड एक्वायर कंट्रोल ऑफ पब्लिक कंपनी विद अ प्लान टू मेक देम प्राइवेट एंड कॉन्सिक्वेंटली डीलिस्ट फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज। समझ गए, पब्लिक कंपनी थी, लिस्टेड थी, हमने उसके मेजॉरिटी शेयर खरीदे। मेजॉरिटी शेयर लेने का मतलब क्या हो गया, हमने उसको ओनरशिप प्राइवेट कर ली और डीलिस्ट करा दिया, यानी एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी को अपनी पर्सनल प्राइवेट कंपनी बना दिया। ओके, दिस इज व्हाट इज नोन एज प्राइवेट। ये प्राइवेट इक्विटी भी पहले किसी रेगुलेशन में नहीं आते थे। अब देखो प्राइवेट इक्विटी क्या म्यूचुअल फंड हुआ? नो। तो प्राइवेट इक्विटी को भी किसमें कवर कर दिया? AIF रेगुलेशन। तो इन सब के ऊपर पहले कोई रेगुलेशन नहीं लग रही थी, लेकिन अब इन सब के ऊपर कौन सी रेगुलेशन लग रही है? AIF। आपको पता है ये AIF रेगुलेशन वगैरह पहले आपके कोर्स में थी सब। आई ऑलवेज से ये न्यू सिलेबस में कोर्स बहुत कम कर दिया गया है, ये सब हटा दिया। ये सब रेगुलेशन आपके पूरे कोर्स थी। आपकी कैपिटल मार्केट उतनी बड़ी थी जितनी कंपनी लॉ थी, अब बहुत शॉर्ट कर दिया गया है। ICDR बहुत शॉर्ट, पहले ICDR का चैप्टर 100-200 पन्ने का आराम से होता था, अकेले इतना बड़ा चैप्टर होता था। अब आपके में कुछ नहीं दिया, ऐसे भी इनिशियल देख के आगे बढ़ गए। सो कंपैरेटिवली आपके लिए इजी कर दिया है, और इंस्टीट्यूट आपसे कह रहा है इतना ही पढ़ लो, उसमें भी दिक्कत हो रही है ना। चलो एनीवेज, टाइप्स ऑफ प्राइवेट इक्विटी, लेवरेज्ड बाय आउट। बस नाम पढ़ के बताओ, लेवरेज बाय आउट में हम कंपनी खरीद रहे हैं कैसे? बोरोड फंड से। ठीक है, अब एक तरीका ये हुआ किसी कंपनी में पैसा लगाना है, खुद का लगा दिया। एक तरीका ये हुआ कंपनी में पैसा लगाया बोरोड फंड से। अब देखो ये क्या करते हैं, हमने फंड बोरो करे, बोरोड फंड से कंपनी खरीदी, कंपनी जो खरीदी उसके कैश फ्लो से लोन चुका दिया। अल्टीमेटली मेरा कुछ लगा नहीं और हमें कंपनी भी मिल गई। ऑन द अदर हैंड अगर आपने अपना खुद का पैसा लगाया होता तो एलिमेंट ऑफ रिस्क ज्यादा होता। ठीक है, दैट इज व्हाट इज लेवरेज बाय आउट। दिस रेफर्स टू अ स्ट्रेटेजी ऑफ मेकिंग इक्विटी इन्वेस्टमेंट एज अ पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन in which a company business unit or business asset is acquired from current shareholder, typically with the use of financial leverage। और जहां ये वर्ड आया फाइनेंशियल लेवरेज का यूज करके बाय करी, तो हमें समझ में आ गया फाइनेंशियल लेवरेज मतलब हमने किसका यूज किया होगा? बोरोइंग्स। ठीक है, वेंचर कैपिटल हमने बता ही दिया, इट इज ब्रॉड सब कैटेगरी ऑफ प्राइवेट इक्विटी दैट रेफर्स टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट मेड टिपिकली इन लेस मैच्योर कंपनी। अब देखो प्राइवेट इक्विटी ब्रॉड कैटेगरी हो गई, किसी भी कंपनी में मेजॉरिटी इक्विटी अगर हम ले लेंगे तो वो प्राइवेट इक्विटी हुई, अगर वो कंपनी स्टार्टअप्स हैं तो वो वेंचर कैपिटल हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अगर हम किसी भी कंपनी में इक्विटी ले रहे हैं तो वो प्राइवेट इक्विटी हो गया, और वो कंपनी अगर स्टार्टअप है तो वो वेंचर कैपिटल हो गया। तो बड़ी कैटेगरी हो गई प्राइवेट इक्विटी और सब कैटेगरी हो गया वेंचर कैपिटल। समझ आ रहा है सबको? किसको किसको समझ आ रहा है? रेज योर हैंड्स। पक्का अच्छे से फुल हैंड्स एक बार उठाओ। नाउ रेज योर अदर हैंड।
चेक कर रहे हैं सारे पुर्जे बराबर लगे हैं कि नहीं। हाँ, नाउ रेज, ये भी अच्छा आइडिया था, रेज बोथ योर हैंड्स। अब ये याद करके बताओ, लास्ट ऐसे दोनों हाथ ऊपर उठा के बेंच में कब खड़े हुए हो? कभी नहीं। अरे कुछ बच्चे स्कूल में हुए होंगे, क्या बात कर रहे हो, है ना? स्कूल में मिली है ना पनिशमेंट? हाँ, नहीं स्कूल में मिली होगी पनिशमेंट, नहीं मिली? इतने सीधे तो लगते नहीं हो शक्ल से तुम लोग, पनिशमेंट। अच्छा, बोलने में यहाँ क्या जा रहा है, कौन सा हम स्कूल में पता करने जा रहे हैं? तो यही बोल दो टॉपर थे स्कूल के, गोल्ड मेडल मिला था, इतना भी ज्यादा हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ये भी बात सही है। इनको पहचानते हैं? एंजल फंड, ये वही एंजल होते हैं, ठीक है। एंजल फंड रेफर्स टू मनी पूल क्रिएटेड बाय, ये कौन होते हैं जो दूसरे के बिजनेस में पैसा लगाते हैं? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल और कंपनीज, जनरली नोन एज एंजल इन्वेस्टर, फॉर इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप बिजनेस। और ये एंजल फंड भी अब किस रेगुलेशन में कवर होते हैं? ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। An angel investor or an angel, also known as a business angel, is an affluent individual or corporate who provide capital for a business startup, usually in exchange for, देखो बदले में, अब याद करो शार्क टैंक, कह रहे हैं बदले में, कह रहे हैं या तो कन्वर्टेबल डेट दे दो या ओनरशिप इक्विटी दे दो। ये ध्यान दिया है आपने? शार्क टैंक में कभी को कहते हैं इक्विटी दे दो, फिर वो कब कहते हैं अच्छा इतना डेट प्लस इतनी इक्विटी। समझ में आया? तो वो उनको ही कहा जाता है एंजल इन्वेस्टर। एग्जाम में क्या आप लिख कर आएंगे फॉर एग्जाम्पल शार्क टैंक? कह रहे हैं आप पक्का लिख के आएंगे? हमको पता है जब लिखने के लिए कुछ बचेगा नहीं, है ना? फॉर एग्जाम्पल शार्क टैंक, ये लोग आते हैं, है ना? चलो चले आगे। AIF खत्म हो गया यहाँ पर, ओके। अब अगली बात पे बढ़ेंगे। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं बाय द वे? कुछ बच्चे जो माइंड से बाहर घूमने गए तो कह रहे CMSL, तो कह रहे ऐसा आंसर बताओ जो ना सही हो ना गलत हो, है ना? हम लोग पढ़ रहे थे पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, और फिर हम लोगों ने पढ़ा AIF, और ये सब AIF के पार्ट्स चल रहे हैं, ओके। अगला पढ़ते हैं एंकर इन्वेस्टर। हैव यू हर्ड दिस वर्ड एंकर? सबने सुना है, कम ऑन, कहाँ सुना है बताओ? हाँ, एक तो आपने सुना है शिप में वो जो ऐसे लंगर डाल के शिप रोकी जाती है, हाँ लंगर ही तो होता है, और क्या होता है? और दूसरा टीवी में एंकर सुना है, बिल्कुल सही बात है। टीवी वाले में जो प्रोग्राम को जो होस्ट करता है उसको एंकर कहते हैं, क्यों नाम दिया है, क्यों? और वो शिप में जो एंकर होता है उसका यूज क्या होता है? रोकने के लिए या लीड करने के लिए? रोकने के लिए इन द सेंस कि उसी एंकर के सहारे वो शिप किनारे पर आता है, ठीक है। सिमिलरली वो शो किनारे पर आ रहा है किसके भरोसे? आप समझ में? उसको एंकर क्यों कहते हैं? इसलिए नहीं कि नाम दे दिया गया है, क्योंकि वो शो वही चला रहा है। वो सब तो ठीक, यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हमने आपसे कहा एक कंपनी है, उसका IPO आ रहा है, ठीक है, और आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर। हमने आपसे कहा भैया IPO आ रहा है, आप पैसे लगाओगे? तो आप कहेंगे कैसे लगाएं हम पैसे? मतलब इसलिए नहीं कि कैसे लगाएं है ही नहीं कैसे लगाएं मतलब किस भरोसे पे लगाएं? पता नहीं कंपनी अच्छी हो ना हो, हम कैसे भरोसा करें? पता नहीं हमारा पैसा डूब ना जाए, हम तो छोटे इन्वेस्टर है, हमारे पास है ही कम, वो भी हम कंपनी में लगा दे डूब जाए। तो हमने कहा वो रेटिंग एटिंग भी कराते हैं, आपने कहा रेटिंग एटिंग सब पता है कैसे होती है। रियलिटी तो यही है ना, आपको सब पता है रेटिंग कैसे होती है। अब क्या करते हैं ये जो कंपनीज जो IPO वगैरह लाते हैं, ये पब्लिक से पैसा उठाने के पहले किसी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं तुम हमारा एक बड़ा अमाउंट ले लो, ठीक है। अगर तुम ले लोगे तो लोगों को कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि भैया इसने लगाया है, इसका मतलब सही कंपनी होगी। समझ में आया? यानी पूरे पब्लिक इशू को वो ड्राइव कर रहे हैं, ओके। ऐसे इन्वेस्टर्स को कहा जाता है एंकर इन्वेस्टर। हमको गेस करके बताओ ये कौन होंगे? नहीं, इनकी कैटेगरीज जो भी पढ़ रहे हैं इसमें बताओ। HNI हो सकते हैं, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं QIBs, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, यही तो हुए। यानी एग्जैक्टली जो हमारी IPO होता है जिसमें कंपनी शेयर्स देती है, आपको पता है हम लोग को लगता है IPO होता है लोगों में बांट दिया, नो, इसकी कैटेगराइजेशन होती है।
इतना परसेंट इनके लिए रिजर्व होगा, इतना परसेंट इनके लिए रिजर्व होगा, इतना परसेंट इनके लिए। कुछ प्रमोटर के लिए रिजर्व होता है, कुछ इंप्लॉइज के लिए रिजर्व होता है, कुछ पब्लिक के लिए। और पब्लिक वाली कैटेगरी में भी कुछ रिजर्व होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए, और कुछ रिजर्व होता है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हम लोग होते हैं जो ये छोटा छोटा आईपीओ लगाते हैं। आपको क्या लगता है जो आईपीओ निकलता है, कंपनी उसमें जो पैसा उठा रही है वो मेनली बेस किस पे कर रही है? आपके वो 200 रुपए में जो आप लगा रहे हैं, उनको मेजॉरिटी पैसा कहां से मिल रहा है? क्यूआईबी से। तो वो क्या करते हैं, वो पहले जाते हैं क्यूआईबी के पास और उनसे कहते हैं भैया, और इनके लिए एलोकेटेड है, सेबी ने एलोकेट किया है कि इतना परसेंट पब्लिक इशू आपको इनको देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये गए इनके पास, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के पास, और इनके साथ अग्रीमेंट किया कि देखो हमारा यही आईपीओ है। अब ये लोग जो होते हैं ये बेटर एक्सपर्ट्स होते हैं, जो ये देख सकते हैं कंपनी अच्छी है कि नहीं। हम लोग से तो बेटर ही जानकारी होगी। ये कंपनी को एनालिसिस करते हैं और फिर ये ह्यूज अमाउंट लगाते हैं कंपनी में उस पब्लिक इशू का, ठीक है। और ये आईपीओ खुलने के एक दिन पहले लगाते हैं, तभी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। वो बात अलग है कि आजकल ज्यादातर लोग जो आईपीओ लगाते हैं उनको पता ही नहीं है वो क्यों लगाते हैं, ट्रेडिंग पर्पज से लगाते हैं कि आज आईपीओ में लगा लिया, जितने पे अलॉट हो गया। ये पता है ना आपको, जो यहाँ म्यूचुअल फंड का सेशन हुआ था उसमें उन्होंने बताया भी था कि आजकल नॉर्मल कमाने का तरीका क्या है। आईपीओ में लगाया, मान लीजिए आपने लेट से 100 रुपए के हिसाब से लगाया, उसके बाद आईपीओ खुला, आपको अलॉटमेंट मिल गई, 3-4 दिन बाद उसकी लिस्टिंग हुई और वो लिस्ट हुआ 120 पे। अब जैसे ही 120 पे लिस्ट हुआ, खटाक से बेच दो, 20 रुपए का फायदा। दिस इज व्हाट मोस्ट ऑफ देम आर डूइंग। सबसे आसान तरीका है पैसा कमाने का, एकदम शॉर्टकट में, कुछ नहीं करना। 5-10 हजार रुपए जितना आईपीओ का मिनिमम अमाउंट है लगा दो। बस इसमें थोड़ा सा ये रिस्क तो है ही ऑब्वियसली कि अगर लिस्टिंग कम पे हुई, तुमने 100 का लिया, मान लो लिस्टिंग 80 पे हुई, फिर दिक्कत है। बट इसके लिए फिर मार्केट वगैरह स्टडी करके देखा जाता है कि किसका प्रीमियम, ग्रे मार्केट प्रीमियम कहा जाता है, किसका प्रीमियम ज्यादा है, चांसेस ज्यादा है लिस्टिंग होने के। तो 3 दिन बाद लिस्टिंग हो जाती है। जैसे ही लिस्टिंग हुई, एकदम वो अपनी ऐप खोल के रखो, जैसे ही तुमने देखा लिस्ट में 120 आया, सेल दबा दो, खत्म काम, आ गए अकाउंट में पैसे। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। लेकिन जो मेन तरीका होता है वो यही होता है, मेजर पोर्शन या एंकर इन्वेस्टर ले लेते हैं, ये देख के कि कंपनी अच्छी है कि नहीं। आईपीओ के एक दिन पहले ये इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, और फिर ये देख के बाकी पब्लिक इन्वेस्ट करती है कि अगर इन्होंने पैसा लगाया है तो सही लगाया होगा, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी ने इनके साथ अग्रीमेंट कर लिया कि तुम एक काम करो, तुम ले लो, हाँ पब्लिक से हम ले ले, फिर तुम विड्रॉ कर लेना। तो सेबी ने कहा ऐसे कैसे, तुम्हारा हम लॉक इन पीरियड लगा देंगे। तो इनका लॉक इन पीरियड लग जाता है कि 30 दिन तक तो तुम कुछ नहीं बेच सकते, और उसके बाद भी कुछ होता है कि 50% अगर कुछ बेचना है तो 90 दिन के बाद बेच सकते। दिस इज व्हाट इज द रोल ऑफ एंकर इन्वेस्टर। देखा जाए तो पूरा आईपीओ ये अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हैं, पूरे आईपीओ को ड्राइव कर रहे हैं, और इसलिए इनका नाम क्या होता है, एंकर इन्वेस्टर। समझ आ गया, ठीक है। डिटेल में तो बाद में पढ़ेंगे, बस इसकी 1-2 लाइन पढ़ लो कि आपको समझ में आए एंकर होते कौन है। एंकर इन्वेस्टर मीन्स, देखो पहली लाइन में लिखा है, ये एंकर इन्वेस्टर कौन हुए, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर हुए हु मेक एन एप्लीकेशन फॉर अ वैल्यू ऑफ एटलीस्ट 10 करोड़। समझ में आया? तो छोटा मोटा अमाउंट नहीं, कम से कम 10 करोड़, कम से कम 10 करोड़ बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो इतना हैवी अमाउंट लगा रहा है किसी पब्लिक इशू में, उनको क्या कहा जाता है, एंकर इन्वेस्टर। कॉन्सेप्ट इज क्लियर, ठीक है। फिर 2 करोड़ क्या लिखा है आगे, हाँ नॉर्मल कंपनीज के लिए 10 करोड़ है और एसएमईज के लिए 2 करोड़ है। एनीवेज इसको एक बार कोशिश करना कि कितने एंकर इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है कितने पब्लिक इशू में, इसको एक बार कोशिश करिएगा रीड करने की, अदरवाइज हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर पे टेकअप करेंगे। इसके अलावा हम 1-2 होमवर्क आपको देंगे, करके आएंगे क्या? गॉड प्रॉमिस करो, मैं ऐसे नहीं मानते। देखो एक आवाज नहीं आई, देखा आपने, खुद को समझो, पहले यस आया और फिर एक भी आवाज नहीं आई। आपको रीड क्या करना है, नहीं आपके अच्छे टॉपिक से इक्विटी शेयर पढ़ लेंगे, पढ़ लेंगे, अच्छा ठीक है, इक्विटी शेयर पढ़ लेना। डिफरेंशियल वोटिंग राइट हम पढ़ा देंगे, क्योंकि कुछ बच्चों ने मॉड्यूल 1 नहीं पढ़ा है अभी, और कुछ लोगों ने मॉड्यूल 1 पढ़ा है लेकिन ना ही समझे, है ना। डीवीआर पढ़ा देंगे। प्रेफरेंस शेयर पढ़ लोगे पक्का? आपका यस हम मान रहे, हम पढ़ाएंगे नहीं, बता रहे हैं। डिवेंचर पढ़ना है आपको,
इक्विटी शेयर पढ़ना है, प्रेफरेंस शेयर पढ़ना है, डिबेंचर पढ़ना है। ये कर लोगे ना, फुल्ली कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, पार्टली कन्वर्टेबल, बस बाकी हम पढ़ा देंगे। ठीक है, फाइन। चलिए नेक्स्ट लेक्चर पे इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।